पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और बात बिहार के चुनाव की ही होगी। अमित शाह बिहार में ही हैं और अमित शाह लगातार बिहार के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के चुनाव की तैयारियों में एनडीए की तैयारी को देख रहे हैं। विरोधियों से मुकाबला कैसे करना है, बिहार को कैसे जीतना है, इसका मंत्र दे रहे हैं। और इस बार देखिए, कल ही आ गए थे अमित शाह और इस बार उन्होंने भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं, कल 4 घंटे तक उन्होंने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग की। फिर अपने साथ सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को ले गए और कहा यह जा रहा है कि 5 अक्टूबर को मुहर लग जाएगी। एनडीए में कौन कहां है, कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं। अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुला ली है और सबसे बड़ी बैठक, देखिए, इंतजार इस बात का भी होगा कि ललन सिंह जेडीयू में कितने ताकतवर हैं, उनकी क्या भूमिका है। वह विदेश गए हैं और 4 अक्टूबर को उनके लौटने की संभावना है। लेकिन आज दूसरे दिन जब अमित शाह बिहार में थे तो वह फारबिसगंज में थे। सीमांचल का इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, पूरे एनडीए के लिए कितना कठिन होता है, यह हमें और आप सभी को पता है। ओवैसी भी उधर घूम रहे हैं। ओवैसी जितना घूमेंगे एनडीए को फायदा मिलेगा। तो अमित शाह ने आज फारबिसगंज में बिहार का लक्ष्य, एनडीए का लक्ष्य 160 सीटों का, 160 रख दिया। अब यह 225 से 160 पर क्यों आ गए, यह भी समझने की बात है। क्या अमित शाह ने समझ लिया बिहार की जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी सच क्या है, संघर्ष कितना है। और देखिए, 225 की बात हो रही थी, शाहबाद में 190 की बात हुई और अब 160 की बात हो रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि 160 सीटों की जीत जो होगी, बिहार में चौथी दिवाली होगी बीजेपी के लिए। चौथी दिवाली कैसे, यह भी उन्होंने परिभाषित किया। पहली दिवाली तब मनी जब राम मंदिर बना, दूसरी दिवाली तब मनी जब कल महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, तीसरी दिवाली जीएसटी की कटौती के रूप में और चौथी दिवाली 160 सीटों का संकल्प। तो 160 सीटें, तो 160 सीटें, तो बाकी बचे 83। तो क्या मान लें कि 83 तो कम से कम विरोधियों, विपक्ष, इंडिया ब्लॉक कह लें, प्रशांत किशोर कह लें, उनके खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, अमित शाह ने यह भी कहा कि हम सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। और महागठबंधन वाले क्या करते हैं सबको पता है। महागठबंधन की खिचखिच बढ़ती ही जा रही है, महागठबंधन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस का कोई फार्मूला ना आरजेडी को मंजूर हो रहा है और न ही आरजेडी का फार्मूला कांग्रेस को मंजूर हो रहा है। इधर जो बाकी सहयोगी दल हैं, चाहे वह मुकेश सहनी हो, चाहे माले हो, चाहे अन्य वामपंथी पार्टियां हों, अभी हम पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात छोड़ ही देते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है कि आखिर कब फैसला करेंगे कि हमें कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए, माले की कुछ सीटें तो स्पष्ट है, जहां वह जीते हुए हैं, जहां उन्होंने लड़ा है, लेकिन उसके आगे भी उन्हें जाना है। पर मुकेश सहनी के लिए तो सभी नई सीटें हैं, वह क्या करे। और यह तनाव और यह तैयारी दोनों बढ़ेगा तो फिर चुनाव की संभावनाएं छिन होगी। तो अमित शाह बिहार में, और अमित शाह भाजपा ही नहीं, देश की राजनीति के आजकल चाणक्य माने जाते हैं और जो ठान लेते हैं वह करके दिखा देते हैं। तो बिहार में चौथी दिवाली, और यह भी नारा चल रहा है कि बिहार में चुनाव का भाजपा का मंत्र क्या होगा, महिला, मोदी और मंदिर। किशनगंज भी जीतना है, किशनगंज से चूक जाते हैं, यह बात अमित शाह ने कही है। तो अमित शाह की बिहार यात्रा 225 से 160 पर आना, पहले इसकी बात कर ले, फिर महागठबंधन की बात करते हैं। अजीत जी, ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। उसमें भी 2-3 बातें हम जरूर करना चाहेंगे। एक तो 160 पर क्यों आ गए, और दूसरी ये जो नारा है, इस नारे की क्या जरूरत है, इस नारे से क्या फायदा होगा, और तीसरा ये कि अभी जब हाल ही में आपने एक चुनाव प्रभारी, एक सक्षम चुनाव प्रभारी और 2 सह प्रभारी नियुक्त किए, इसके बावजूद अमित शाह की यात्राओं और अमित शाह की मीटिंग्स और उन सब का क्या मतलब है। सबसे पहले ये देखें, 160 सीट ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा बड़ा
मतलब डाउनफॉल हम इसको कहेंगे कि आप 225 का लक्ष्य आपने सेट किया हुआ था। आप कह रहे थे कि 2025 में 225। जी ये बार बार कहा जा रहा था कि 2010 के चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ना है। 2010 के चुनाव का रिकॉर्ड है 206 सीट का, तो वो जी 206 सीट से ऊपर जाना है, 225 सीटें जीतनी है, ये लक्ष्य था। और अब इस लक्ष्य के बाद आप 160 सीट की बात कर रहे हैं सीमांचल में जाकर के, तो ये कैसे कम हुआ, क्यों कम हुआ? एक बात आपने कही, ये ठीक है कि आपने क्या जमीनी हकीकत का एहसास हुआ है? क्या घूमने के बाद, दौरे करने के बाद लगातार 10 दिन के भीतर ये दूसरा दौरा है अमित शाह का? क्या अपने नेताओं से बातचीत करके, अपने जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक करके, या खुद जा करके, डिहरी हो या बेगूसराय या पटना, उन्होंने खुद जा करके देख लिया क्या ये स्थिति है कि ये 225 का लक्ष्य असंभव सा दिख रहा है या कुछ अव्यवहारिक दिख रहा है? देखिए, बीजेपी कभी ये ख्याल नहीं करती थी, वो हमेशा हमेशा अव्यवहारिक लक्ष्य तय करती थी। लोकसभा उसको में नहीं 400। है। हाँ, 400 लोकसभा में आप सोचिए, तो जी उसका नुकसान हो गया था। तो क्या उससे डर गए कि वो ऐसा कोई बिल्कुल। लक्ष्य नहीं तय करना है कि दूसरे लोगों के मन में भय पैदा हो जाए कि इतनी सीटें जीत करके पता नहीं बीजेपी क्या कर देगी? लोकसभा चुनाव में 400 के लक्ष्य का झटका लगा था। बगल के राज्य झारखंड में 65 सीट का लक्ष्य था। दिल्ली में तो कई बार 50-60 सीटों का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही और कामयाब नहीं हुई। अभी इस बार कई चुनावों के बाद कामयाब हुई, 30 साल के बाद। तो 30 साल, हाँ 30 साल के बाद, 27 साल के बाद। तो ये क्या इस वजह से लक्ष्य आपने पीछे कर दिया कि अव्यवहारिक है? क्या ये भय है कि आपको लग रहा है कि कहीं कहीं इसका भी कोई गलत मैसेज ना चला जाए? बिल्कुल 225 सीट जीतेंगे तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। ये मैसेज हो रहा है कि आप ज्यादा सीट लड़ेंगे, ज्यादा सीट जीतेंगे तो आपका मुख्यमंत्री बनेगा। क्या ये भय है? कुछ न कुछ तो हुआ है ज्ञानेश्वर जी, जिसकी वजह से 160 की बात कही है अमित शाह ने। बड़ा स्पेसिफिक नंबर है। ऐसा होता कि बिल्कुल 200 कहे होते तो हम मान लेते कि चलिए 225 की जगह 200 कहा, मतलब लक्ष्य वही है। 160 सीट तो बड़ा स्पेसिफिक नंबर है। और अभी आप देखिए कितने कितने एमएलए के साथ चुनाव में जा रहा है एनडीए। अभी ऑलमोस्ट 135 एमएलए के साथ एनडीए चुनाव में जा रहा है। उनके बिल्कुल अपने 125 एमएलए थे, 125 पिछली बार के जीते हुए थे, 4 उनके अभी कई लोग बाहर से आए हैं, अलग से उनको जो दूसरी पार्टियों से आए हैं वो हैं लोग। उन सब के साथ आप जा रहे हैं चुनाव में, निर्दलीय और जीतन राम मांझी और जो दूसरी पार्टियों से आए हैं उन सबको लेकर के। अगर हम 130 135 आपका एमएलए है अभी और आप 160 सीट का लक्ष्य रख रहे हैं, इसका मतलब 25 और सीटें आपको जीतनी है। जी उतने ही का आपको लग रहा है कि इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें बांटने के बाद, आप 10,000 रुपए अभी कल ही खाते में ट्रांसफर किए हैं, जीएसटी की इतनी बड़ी छूट हुई है जिसको बचत उत्सव प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और तमाम भावनात्मक मुद्दे, तमाम इमोशनल इश्यूज उठाने के बाद, पोलराइजेशन की इश्यूज उठाने के बाद, लोगों को इतनी सारी चीजें बांटने के बाद, बिजली फ्री करने के बाद, आपको लग रहा है कि इसमें आप 20-25 सीटें, 30 सीट और ऐड करेंगे। तो ये तो इसका बिल्कुल मतलब बहुत टफ चुनाव की तरफ आप स्वयं इशारा कर रहे हैं। हम्म एक और बात है, क्या पिछले दिनों हमारी जो बिहार में सर्वे कर रहे हैं, एक अच्छा सर्वे जिनकी 2 रिपोर्ट आ चुकी है, एक रिपोर्ट पर हम लोगों ने वोट वाइब्स पर चर्चा चर्चा की भी की थी। हम्म उनका कहना, उनसे हमारी बात हो रही थी, अमिताभ तिवारी जो उसके उसके संस्थापक हैं, उन्होंने हम्म कहा कि अगर सिंपल गणित बताया एक उन्होंने कि अगर हम चिराग पासवान का वोट जोड़ देते हैं एनडीए में, 2020 का चुनाव हम ले रहे हैं, 2020 के हम्म चुनाव में चिराग पासवान अलग लड़े थे, अगर चिराग पासवान को मिला हुआ 6.25% वोट हम एनडीए में जोड़ देते हैं और हम्म, मुकेश सहनी की पार्टी को मिला हुआ वोट हटा देते हैं, जी जो पिछली बार वो साथ में थे एनडीए के, हम्म, तो एनडीए के सीटों की संख्या 169 पहुंचेगी। एक सौ मतलब उनहत्तर 169 पहुंचेगी अगर अगर हम्म चिराग पासवान वाला वोट जोड़ दें और मुकेश सहनी का हटा दें। तो ये हम्म, एक व्यवहारिक, अगर ऐसा हुआ रहता तो 2020 में इन लोगों को 169 सीटें रहती एनडीए को। तो ये जी एक आकलन भी है कि 36 सीटें तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को ही हराई हैं, 35-36 सीटें, तो उतनी बिल्कुल आप जोड़ दीजिए, कुछ और सीटें जुड़ जाती, चिराग पासवान की 169 सीटें हम्म होती। तो हम्म ये क्या यही आकलन को इस तरह का अपना सर्वे बीजेपी का भी है, जिससे उनको लग रहा है कि हम 160 170 सीटों तक पहुंचेंगे चिराग हम्म पासवान के जुड़ जाने और मुकेश सहनी के निकल जाने के बाद। तो हम्म ये एक समझने की और आगे इस पर नजर रखने की जरूरत होगी कि बीजेपी आज अमित शाह ने जो कहा उसको रेक्टिफाई करती है या नहीं, उसमें कुछ सुधार संशोधन होता है या नहीं, फिर 225 का जुमला बोला जाता है या नहीं, या 160 का लक्ष्य लेकर के बीजेपी लड़ेगी और जो जीतना होगा सो जीतेगी। इसका बिल्कुल ये भी मतलब है, इसका ये भी मतलब है कि इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उनकी ताकत को भारतीय जनता पार्टी कम करके नहीं आ कर रही है। हम लोग आगे उनके अंदर की खटपट पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब इस बात को समझना चाहिए तेजस्वी यादव को भी और तमाम दूसरे जो दल हैं उनको भी, कि कितनी उनकी ताकत है, कि इतनी ताकत लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 160 का लक्ष्य बता रही है।
नहीं, इसका मतलब इसका मतलब तो यह भी हुआ ना जीत जी कि देखिए प्रशांत किशोर जो है एनडीए के वोट बैंक को डैमेज कर रहे हैं। देखिए बरखा दत्त देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बिहार का दौरा किया और फिर इसके बाद वह प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रही थी और उनका सवाल था कि जब वह बिहार के क्षेत्रों में गई तो उन्होंने देखा कि जो प्रशांत किशोर को मिलने वाले मत है वह एनडीए के हिस्से का, जो मतदाता पहले एनडीए को वोट करते रहे हैं और विशेषकर जदयू को वोट करते रहे हैं, वह मत प्रशांत किशोर की ओर हस्तांतरित हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो इसका मतलब प्रशांत किशोर का भी असर है, पीके इफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर के असर को हम दो तरह से देखते हैं। एक असर तो उनका हम ये देखते हैं कि वो एनडीए के कुछ वोट अपनी तरफ ले रहे हैं, लेकिन जब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है तो सत्ता विरोधी वोट अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ नहीं जाएगा तो ये भी एक एडवांटेज होता है। इसका फायदा भी सत्तारूढ़ गठबंधन को ही होता है। जैसे जो भी वोट सत्ता विरोधी, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही ना, बहुत नहीं है, हम लोग खुद मान रहे हैं, हर आदमी मान रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत गुस्सा नहीं, बहुत 2020 गुस्सा जैसा भी नहीं है जी 2020 जैसा भी नहीं है। 2020 में गुस्सा दिखता था, नफरत दिखती थी, लेकिन इस बार सहानुभूति दिख रही है। और बिल्कुल नीतीश कुमार अब पूरे बिहार में घूम रहे हैं, ठीक है कुछ कुछ कर बैठते हैं, लेकिन उनके प्रति असंतोष नहीं है, उनके सरकार के प्रति असंतोष नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार का हल्ला बोल जरूर है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और इसकी कहानियां तो सामने आ ही रही हैं। हाँ, वो है भ्रष्टाचार की कहानी भी। लेकिन हमने 2 सर्वे करने, हम बता रहे हैं बार बार कि 2 सर्वे करने वालों से बात हुई है और दोनों ईमानदार लोग हैं, जिनके लोग फील्ड में हैं, फील्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग डायरेक्टली भी फील्ड में रिपोर्ट ले रहे हैं। तो ये जितना बड़ा नैरेटिव मीडिया में है उतना बड़ा नैरेटिव ग्राउंड पर अभी नहीं पहुंचा है, खासकर गांवों में, कस्बों में, छोटी जगहों पर उसका नैरेटिव नहीं बना है। मेट्रो सिटीज में बन गया है, जो हम लोग के बड़े शहर हैं जैसे पटना है, पटना में ये नैरेटिव बन गया है। पटना में भी भद्र लोग के बीच में, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनके बीच में, जहां राजनीति अभी कास्ट के लाइन पर बटी हुई है, वहां तो आप इस तरह के इश्यूज नहीं पहुंचा सकते। अभी थोड़ा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बिहार अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और पटना में एनडीए का क्या बिगाड़ लेंगे, पटना में एनडीए का क्या बिगाड़ लेंगे, वही क्या बिगाड़ लेंगे। अगर किसी के मन में परसेप्शन भी है, किसी भद्र आदमी के मन में, जो आपने ही एक किस्सा हमको सुनाया था कि पटना के मौर्या होटल में आपके बगल में बैठे हुए लोग क्या बातें कर रहे थे, तो उनके मन में अगर होगा भी तो क्या वो आरजेडी को जाके वोट दे देंगे? नहीं, आरजेडी नहीं, को वोट नहीं देंगे। तो वही फंस जाती है, बात तो वही फंस जाती है कि नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव का बनना, भद्रजनों या यूं कहें कि जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और आगे का रोड मैप और विजन देखना चाहते हैं, वह भी इस बात को मंजूर करने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एनडीए के पक्ष में, एक बड़ा एडवांटेज है। तो ये जो हम लोग अभी नंबर्स पर जो बात कर रहे थे, एक दूसरे सर्वे की बात करें, जो आपने कहा प्रशांत किशोर का इफेक्ट जो है, वो दोनों तरह का इफेक्ट है। जो एक इफेक्ट तो ये है कि आप सत्ता विरोधी वोट अपनी तरफ खींच लीजिए। जो सत्ता से जो नाराज लोग हैं नीतीश कुमार से, उनको एक संतुष्टि भी होगी। मान लीजिए नाराज हैं, एनडीए के संतुष्ट नहीं है कामकाज से, तो उनको एक संतोष होगा कि हमने एनडीए को वोट नहीं किया, और ये भी संतोष होगा कि हमने आरजेडी को ही वोट नहीं किया। तो अगर ये वोट डायरेक्टली इनके तरफ से कट के, अगर 6 वोट इधर से कट के, देखिए पिछली बार 37% पर दोनों पार्टियां थी, 37% इधर, 37% उधर। अब अगर इसमें 5% तेजस्वी है, इनके चिराग पासवान के वोट जुड़ते हैं और 1% मुकेश सहनी के घटते हैं, तो तब भी 4% का, दोनों में 4% का फर्क आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के भी जुड़ जाएंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का भी 1.66% वोट था उनकी पार्टी को भी, तो उनमें उनके साथ कुछ वोट बसपा के भी थे, उनके साथ कुछ वोट ओवैसी की वजह से भी कुछ वोट आए हुए थे। फिर भी हम 1% उनका वोट कर लें और 5% चिराग पासवान का कर लें तो 6% जुड़ेगा, मतलब 43 हुआ। 1% मुकेश सहनी का घटा तो 42 हुआ, मतलब 38 पर 37 से 38 आरजेडी गठबंधन और 43, मान लीजिए 42 से 43 एनडीए, 4 से 5% का फर्क मान लीजिए। अब अगर 5% वोट इधर से निकल के उधर चला जाए, मतलब एनडीए से निकल के इंडिया ब्लॉक में चला जाए, तो सीधा एडवांटेज हो जाए, वो सीधा एडवांटेज हो जाएगा और इंडिया को बड़ी जीत मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 5% वोट निकलते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं, वो 5% वोट निकल के बीच में रुक जाता है, प्रशांत किशोर के पास रुक जाता है, तब तो फिर इवन हो गए, बराबरी के मुकाबले में आ गए, और बराबरी के मुकाबले में सत्तारूढ़ गठबंधन को फिर एडवांटेज रहता है, हमेशा एडवांटेज रहता है। तो उस एडवांटेज में फिर ये जीत जाएंगे। ऐसी लड़ाई को विजुअलाइज किया है, हमको लगता है अमित शाह ने, कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो कुछ वोट एनडीए से टूट करके जा रहा है, लेकिन वो बीच में ही रुक जा रहा है प्रशांत किशोर के पास, वो उधर नहीं जा रहा है, और इसकी वजह से लड़ाई नजदीकी होगी, लेकिन 160 सीटों तक एनडीए को मिल जाएगा।
ये उनका आकलन है, हमको लगता है ये एक आकलन उनका है। दूसरा, जो दूसरी सर्वे करने वाली टीम है, जो बड़ी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उनका कहना है अभी कि अभी चुनाव हो जाए, ये 10,000 रुपए बांटे जाने के पहले की बात है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो 135 से 136 सीटें एनडीए को मिलेंगी। तो ये इसका मतलब बिल्कुल, हाँ, मतलब अभी जितना है उतना जीत जाइएगा, रिपीट हो जाएगी सत्ता आपकी, लेकिन उधर भी बहुत कम नहीं होगा, उधर भी 100 के आसपास रहेंगे लोग और 100 से ज्यादा रहेंगे लोग। तो वो एक आकलन है। अब 10,000 रुपए जब खाते में गए हैं तो इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। इस इंपैक्ट को हर व्यक्ति, जो भी सर्वे करने वाला व्यक्ति है या जो भी इंडिपेंडेंट विश्लेषक घूम रहे हैं, जाकर के पत्रकार घूम रहे हैं क्षेत्र में, उनको लग रहा है कि ये 10,000 रुपया बड़ा भारी इंपैक्ट करने वाला होगा, क्योंकि ये इंपैक्ट जो है एक इमोशनल कनेक्ट को, इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत करेगा। उस महिला के साथ कनेक्ट करेगा जिस महिला को नीतीश कुमार ने साइकिल दिया था, जिस महिला को पोशाक दी थी, जो महिला उनके इनिशिएटिव्स के दम पर स्कूल गई थी, पढ़ के कुछ उसने उद्यमशीलता सीखी, जिसको उन्होंने जीविका दीदी में लगाया या जिनको उन्होंने शिक्षा मित्र बनाया, आज वो अपने घरों में डिसीजन मेकिंग के पोजीशन में है। उनके खाते में 10,000 रुपए अगर गए हैं तो वो एक इमोशनल कनेक्ट जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, टूट रहा था, वो बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। और एक बात तो ये बात हम सब लोगों के सामने है कि महिलाएं 4 से 5% तक ज्यादा वोट करती हैं, और अगर 4% 5% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ता है तो फिर इनका अमित शाह का भी आकलन सारा फेल होगा, वो फिर एनडीए बहुत आगे चली जाएगी। तो उसमें इसके बाद एक तीसरी बात हम इसमें बहुत ऐड करना जरूरी है। हम लोग अभी बार बार प्रशांत किशोर के फिनोमेनन को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका अध्ययन हम लोग करते रहे हैं। इस मोमेंटम को वो मतदान के दिन तक कितना बनाए रख पाते हैं, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर मोमेंटम लूज किया उनकी पार्टी ने तो फिर एनडीए को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि फिर तब टूटते टूटते उसका सारा वोट वापस उसकी तरफ लौट जाएगा। तो फिर वो हो जाएगा तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम फर्श पर रहेंगे या अर्श पर रहेंगे, फिर वो अर्श पर नहीं जाएंगे, फिर वो फर्श पर आ जाएंगे, और ये बड़ा एडवांटेज हो जाएगा एनडीए के लिए। अभी नहीं, मतलब चुनाव तक अगर ये मोमेंटम बिगड़ता है, चुनाव के समय जाकर के, चुनाव के समय तक ये मोमेंटम रहता है, मतदान के समय बिगड़ेगा तब फायदा एनडीए को होगा। अभी बिगड़ जाता, अभी मोमेंटम लूज कर जाते तो फायदा इंडिया ब्लॉक को हो जाता। तो ये नहीं हो रहा। अभी प्रशांत किशोर ने अपना वोट होल्ड किया हुआ है, और वो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, सत्ता विरोधी वोट है, उसको आरजेडी के खाते में जाने से बीच में रोक रहे हैं। तो वो एक तरह से उसका लाभ एनडीए को मिलेगा। तो ये अभी 2-3 स्थितियां जो सर्वे के और भी देखिए अजीत जी, देखिए और भी बातें हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं, आरजेडी नेताओं ने बिगड़े बोल बंद नहीं किए और बिगड़ी हुई हरकतों पर रोक नहीं लगा। 2020 का भी चुनाव याद है, मुरेठा बांधना और लहरिया कट, तो हरकतें बिगड़ी हुई दिखाई पड़ी, तो फिर एनडीए को फायदा हो जाएगा। और जो दूसरी चुनौती है, 75 लाख महिलाओं को आपने भेज दिया। देखिए, मैं मानता हूं कि जीविका दीदी का रिकॉर्ड आपके पास था, आपने उन्हें राशि हस्तांतरित कर दी, लेकिन 2,70,00,000 परिवार हैं। इन्हें यदि आपने राशि 10 अक्टूबर तक हस्तांतरित नहीं की तो फिर यह बात भी निकलेगी कि फला को मिल गया और फला को नहीं मिला, तो यह गुस्सा भी, मतलब इसका असर भी हो सकता है। इसलिए इस पर नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को लगातार काम करना होगा कि कोई महिला छूटे नहीं। यदि आपने 50 लाख को छोड़ दिया, चाहे जो भी बहाना हो कि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो इनको पैसा नहीं मिला, तो फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरवाने वाले लोग पहुंचे क्यों नहीं? जब इतने कम दिनों में पूरे बिहार में एसआईआर हो सकता है, तो सरकार की व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है कि हर महिला फॉर्म भर ही दे? हाँ, तो वो एक बात है, उसको देखेंगे। उसको देखिए, ये जब इतना प्लान करके ये काम हो रहा है तो उसके पीछे की प्लानिंग अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा नहीं है, आरजेडी कांग्रेस ने भी नहीं कहा है। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बात कहा जाएगा कि उनके मतदाताओं को पैसा नहीं दिया गया। जैसे ये पहले कहा गया था कि उनके मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, वैसे ही ये बात कही जा सकती है कि उनके मतदाताओं को पैसा नहीं दिया गया। ये बहुत संभव है कि हम लोगों को आगे सुनने को मिले, लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगाई हैं सरकार ने। जैसे इनकम टैक्स देने वाले लोगों को या पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं दिया जाना है पैसा, तो उनको पैसा नहीं दिया जाना है। तो ये उसमें कुछ नाम उस तरह से कट जाएंगे, और कुछ नाम तो हो सकता है कि विशुद्ध रूप से जाति धर्म के बायस में कटेंगे,
और कुछ नाम हो सकता है छूट जाए। मेन हमको लगता है कि अभी का एरिया कोई, चूंकि सर्वे पता नहीं कोई अध्ययन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये करना चाहिए है कि क्या ऐसा हुआ है कि जो एनडीए का थोड़ा कमजोर इलाका है उधर पैसे गए हैं ज्यादा, अभी पहले राउंड में उधर पैसे दिए गए हैं, किस किस क्षेत्रवार इसमें इसको अध्ययन करेगा कोई तो पता चलेगा कि किस सामाजिक बैकग्राउंड के लोगों को मिला है, किस भौगोलिक इलाके में ज्यादा मिला है, किस भौगोलिक इलाके में कम मिला है, कौन सा सामाजिक बैकग्राउंड का आदमी छूट गया है। तो और उसके बाद जो छूटे हैं उसमें किन लोगों को टारगेट करके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पैसा भेजा जाएगा चुनाव की घोषणा से पहले। तो ये देखने की बात होगी। ये विशुद्ध रूप से चुनाव का दांव है ज्ञानेश्वर जी, और ये चुनाव के नजरिए से ही इसको लागू किया गया है। चुनाव के बाद क्या होगा वो सर्वे करा ही लेता हूँ, दलित बस्तियों में एक सर्वे करा ही लेता हूँ। हाँ, दलित बस्तियों में करा लीजिए और कुछ मुस्लिम इलाकों में करा लीजिए कि कितने लोगों को पैसा आया। तो ये एक उसमें फिर बायस दिख जाएगा, ये एक पूछ लेना चाहिए है, उससे अंदाजा लग जाएगा। तो वो ये विशुद्ध रूप से चुनावी योजना है। ये बिहार के महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का इसमें तत्व हो सकता है, लेकिन वो मकसद नहीं है। उसका प्राथमिक मकसद उनका वोट हासिल करना है। ये दाव तो बीजेपी ने चल दिया है। इसका असर निश्चित रूप से दिखेगा। हर आदमी मान रहा है कि मैया सम्मान योजना की तरह का असर होगा, उससे बड़ा असर होगा, उससे कम नहीं होगा। अब इसके बावजूद ज्ञानेश्वर जी, इसके बावजूद इसकी क्या जरूरत है कि मंदिर कहेंगे और मोदी कहेंगे और महिला तो ठीक है। हाँ, महिला तो ठीक है, और महिला तो मोदी से क्या, महिला तो खुद ही आइडेंटिफाई करती है नीतीश कुमार से, और जब नीतीश कुमार है तो उसके महिला वोट की चिंता नहीं है। मोदी और मंदिर का मामला क्या फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को या नुकसान कर देगा? ये बड़ी बात है, बिल्कुल। हाँ, ये नुकसान भी कर सकता है। आप मंदिर की बात तो कभी चली नहीं। बिहार कभी भी धार्मिक आधार पर पोलराइज होने वाला स्टेट नहीं है। और मंदिर की बात आप कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर की बात आप कर रहे हैं, राम मंदिर का, अभी पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर का आपने शिलान्यास किया, उसकी बात करें, उसकी बात भी आप करेंगे। लेकिन वो इशू चुनाव में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा, हमको इसमें संदेह है ज्ञानेश्वर जी। किसी भी धार्मिक ध्रुवीकरण वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो घुसपैठिया का मुद्दा हो, चाहे मंदिर का मुद्दा हो। ये चीजें बिहार में बैकफायर कर सकती हैं, और ये हमारी जानकारी है, फर्स्ट हैंड जानकारी है ज्ञानेश्वर जी, कि जेडीयू के बहुत सारे लोग इससे असहज हैं। नीतीश कुमार अगर अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में होते तो वो खुद भी असहज होते कि ये घुसपैठिया क्या है और ये मंदिर क्या है, हम तो कभी इस मुद्दे पर चुनाव लड़े नहीं, तो वो काम नहीं करे। नीतीश कुमार तो दिल से सम्मान कर रहे हैं। आजकल बिहार सरकार के विज्ञापनों में भी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छापी जा रही हैं, तो दिल से सम्मान कर रहे हैं। और मतलब नीतीश कुमार ने मान लिया है कि मोदी जरूरी है 2025 के लिए। इतनी बात तो पक्की है जी। ये इसका दूसरा पहलू, हम इसको अदर वे राउंड देखते हैं ज्ञानेश्वर जी। मतलब मोदी को मनवा, मतलब नीतीश कुमार को मनवा दिया गया, वो क्या मानेंगे उनको, तो अभी हम आप सबसे पहले से कह रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। लेकिन अब आप कल ही देखिए, कहते हैं माल मियाँ का क्या है मुहावरा, कि मिर्जा खेले होली वाली बात है कि पैसा बिहार सरकार, हाँ, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, तो पैसा बिहार सरकार का, कर्जा लेगी बिहार सरकार। और योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री उसकी। बिल्कुल भाई, तो 7,500 करोड़ रुपए बांटने के लिए 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने भारत सरकार दे देती, और प्रधानमंत्री उसको दे देते, लोगों के खाते में पहुंचा देते। प्रधानमंत्री के नाम से योजना चली जाती, जैसे प्रधानमंत्री के नाम से तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री अपने कोटे से भारत सरकार के खाते से 7,500 करोड़ रुपया दे देते। बिहार सरकार कर्ज लेगी ज्ञानेश्वर जी, और 63 करोड़ रुपया बिहार का आदमी हर दिन ब्याज पर चुका रहा है। बिहार सरकार के ऊपर जितने कर्जे हैं, 63 करोड़ रुपया रोज सिर्फ ब्याज का भुगतान हो रहा है बिहार के कर्जे का। बिहार उन 5 राज्यों में से है जिसने अपने जीडीपी के औसतन सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया। 32-32.5% कर्जा जीडीपी के बराबर बिहार का, और ये पैसा भी कर से दिया जाएगा। और 63 करोड़ रुपए में और कई करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे ब्याज चुकाने में, और उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना है, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। माल बिहार का है, पैसा बिहार का है, और मार्ट भारत सरकार रही है। तो वहीं फिर आप ये बातें जो है, बिहार में वैसी अस्मिता की राजनीति नहीं चलती है जैसे बंगाल में। बंगाल में तो ऐसा हो जाए तो ममता बनर्जी खेल जाती हैं, तो तुरंत खेल जाती हैं अपने बंगाली अस्मिता के नाम पर की। 2015 में बिहार ने भी खेला था, 2015 में बिहार ने भी खेला था। हाँ, तो अभी फिर हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि गुजरात के लोग गुजरात में क्यों सारा वो इंडस्ट्री लग रही है। तेजस्वी भी कह रहे हैं गुजरात के लोग। तो आप ये अस्मिता का दाव, उस तरह से उपराष्ट्रीयता बिहार में नहीं पनपी है। बिहार अपने को देश मानता है। हम लोगों ने देखा है ना बिहार के बारे में, कि बिहार में अटल पथ है और विश्वेश्वरैया भवन है और अन्य मार्ग है। ये देश के किसी हिस्से में जाइए, कहीं आपको नहीं दिखेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण के नाम पर कुछ है।
देश नहीं करता अरुण है। जेटली लेकिन की मूर्ति भी है, अरुण जेटली की अरुण प्रतिमा भी जेटली है। की मूर्ति भी है, वही देखिए अरुण जी। जेटली की मूर्ति भी है। माधव श्री हरि अणे के नाम पर अणे मार्ग है जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, अटल पथ है, जी। विश्वेश्वरैया भवन है। लेकिन हम्म। हमारे जयप्रकाश नारायण के नाम पर आप गुजरात में जाकर के और महाराष्ट्र में जाकर के कुछ खोज लीजिए, नहीं मिलता है। हम जी। लोगों के पास है, हम लोगों का बड़ा दिल है, हम लोग देते हैं। तो हम्म। ये चीजें हम उपराष्ट्रीयता नहीं है, इसके बावजूद आप बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री को दिखाइएगा। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है आकर के वहां। हम्म। उनको लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जरूरत थी, आए नीतीश कुमार और चुनाव जितवा दिया। अब आपको बिल्कुल। नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ना चाहिए है, नीतीश कुमार का सम्मान देना चाहिए। बिहार देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता नीतीश कुमार है, उनका सम्मान बना करके रखिएगा तो ये चुनाव भी जीत जाइएगा, क्योंकि उनका विकल्प नहीं है, बाकी सबका विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन लड़ने आएगी लोग तेजस्वी यादव को विकल्प चुन लेंगे, नीतीश कुमार के मुकाबले उनका विकल्प नहीं है। तो ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी का नाम या मंदिर का नाम ये सब छोड़ करके नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़िए। आपने उनका नेतृत्व घोषित किया, उनके नेतृत्व में लड़िए और चुनाव जीत जाइए। तो चलिए देखिए, अब तो एनडीए की बात कर ली, हम लोग अब बात करते हैं महागठबंधन की ओर चलते हैं। खिचखिच बढ़ती ही जा रही है और चुनाव की तारीखों के ऐलान की तारीख नजदीक आ रही है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि होगा क्या। कांग्रेस जिद पर अड़ी है, तेजस्वी यादव भी जिद पर अड़े हैं, किसी को कोई फार्मूला मंजूर नहीं है और बाकी जो सहयोगी दल हैं वह क्या कहें तड़प रहे हैं। अजीत जी। एकदम हो गई यही स्थिति है। और अब कितना चुनाव इतना नजदीक आ गया चुनाव, जी। और अब और ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, उसके बाद कई लोगों ने ये बात कही कि भाई बीजेपी ने एक कदम और बढ़ा दिया। आपने तो यही अपना वो भी लगाया हेडिंग भी, कि हमने एक लगाया। कदम और बढ़ा दिया, 3 प्रभारी आ गए वो, और जाति के हिसाब से समीकरण बिठा करके उसके बाद प्रधानमंत्री कभी स्वेंग आ रहे हैं, कभी वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं, और गृह मंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई तैयारी नहीं है। बिना बिल्कुल। तैयारी के कैंपेन हो रहा है, बिना तैयारी के प्रियंका गांधी की सभा हो रही है, उसमें आरजेडी गायब है। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी बड़ी नेता हैं, और वो आई महिलाओं को कनेक्ट करना था, महिलाओं को जोड़ना था, तो आरजेडी के लोगों को भी तो रहना चाहिए ना साथ में उसमें। जी। बिल्कुल तब भी बिल्कुल। साझा रैली नहीं हो रही। चुनाव इतना नजदीक आ जाने के बाद भी आप साझा रैली नहीं कर रहे हैं। एक दिन एक पता नहीं किस मजबूरी में 16 दिन 2 हफ्ते साथ में घूमे, तो ये उधर बेचैनी बढ़ रही है। और वो बेचैनी मुकेश सहनी के मन में सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और उसके बाद आरजेडी के मन में बढ़ रही है। क्योंकि सबसे अभी कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस बैठी है, जिसने टेंशन दे रखा है मुकेश सहनी को भी और तेजस्वी यादव को भी। जी। दोनों को कांग्रेस ने टेंशन दे रखा, क्योंकि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, मान लीजिए 19 विधायक हैं, और उसके देश भर में 600-700 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उसको लग रहा है कि अगर 4-5 कम भी हो गए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और 4-5 बढ़ भी जाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस नाम पर, इस बहाने कांग्रेस अपने को स्टैब्लिश कर ले, डबल गेम करके कांग्रेस वहां कुछ ज्यादा सीटें लेकर के हर इलाके में अपने उम्मीदवार खड़े करके अपना संगठन खड़ा कर ले, तो ये उसको लगता है कि हमारे लिए आगे का रास्ता बन जाएगा। ये राहुल गांधी की सोच है। तो उसने टेंशन दे रखी है तेजस्वी यादव को। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव ने लटका रखा है। तेजस्वी यादव को तो आज वो चाहे आज राहुल गांधी बात करें तो आज निपटाने को तैयार है वो, कि जितनी जल्दी निपटे, कांग्रेस पार्टी उनके नाम की घोषणा करे और ये लोग उस घोषणा उस नाम के साथ चुनाव में जाए। राहुल गांधी बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो बीच में कृष्णा अलवरू हैं जो होने ही नहीं दे रहे हैं। मुश्किल तो हुआ है ना। जी बिल्कुल। और मुकेश सहनी की तरफ तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी लाचारी क्या है। उधर स्वागत द्वार खुला हुआ है और इधर फैसला नहीं हो रहा है। इधर बात हो जाए तो अब तो बात बने, नहीं तो स्वागत द्वार उधर खुला, ऐसा ना हो कि उधर का भी फाटक बंद हो जाए और इधर भी लटके रह जाए। तो यही दोनों सब तरफ लोगों ने जो रोक रखा है अभी तक सीट बंटवारा, ये इसी कारण से है कि किसी को किसी के तरफ जाने का मौका नहीं मिले, ये भी कारण है। और एक बार जब एनडीए ने मान लीजिए अपना सीट शेयरिंग कर ली, अपनी सीटें सारे लोगों ने बांट ली, तो उसके बाद तो वहां कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो क्या कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं कि उधर का दरवाजा बंद हो जाएगा तो हम मुकेश सहनी को मजबूर कर देंगे कि हम जितनी सीट दे रहे हैं उतने पर लड़िए? क्या ये सोच रहे हैं? या ये सोच रहे हैं कि अगर उधर एनडीए में जाने के बदले मुकेश सहनी इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अति पिछड़ा का जो वोट वो काटेंगे वो एनडीए का काटेंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा? क्या ये सोच है? तो इस वजह से मुकेश सहनी की बेचैनी थोड़ी ज्यादा है। एक तो उनको उप मुख्यमंत्री घोषित करने को तैयार नहीं है लोग, क्योंकि ये बाधा आ रही है कि अगर वो उनका उप मुख्यमंत्री होगा, वो उप मुख्यमंत्री होंगे तो कांग्रेस से क्यों नहीं होगा, कोई दलित क्यों नहीं होगा? जब दलित मतलब जब एक यादव मुख्यमंत्री, दलित उप मुख्यमंत्री, अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री, फिर मुसलमान का क्या करेंगे? मुसलमान को आप क्या फॉर गारंटेड ऐसी ले लेंगे? उसके उप मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। और अगर आपने नहीं किया, अगर इनका कर दिया, नहीं किया, तो ऐसी के लिए संभावना आप और मजबूत कर देंगे। वैसी इस बात की संभावना बना करके चलने लगेंगे, लड़ने लगेंगे कि भाई हम ही को 15 सीट जिताओ, जिसकी सरकार बनेगी उसमें उप मुख्यमंत्री हम ले लेंगे।
तो एक वो एक संकट उसका है। उप मुख्यमंत्री पद का जो मामला है वो अटक गया, चूंकि उसमें कई पार्टियां ऐसी हैं। लेफ्ट के लोग, सीपीआई-एमएल के लोगों ने कहा कि हम ही लोगों के कार्यक्रम में सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो जब सरकार में शामिल होंगे और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होंगे अगर, तो उनका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा? तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिनको इंडिया ब्लॉक के लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो अपना न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है, जो उसको लग रहा है कि हमारा स्ट्रेंथ है, हालांकि वो स्ट्रेंथ नहीं, हम नहीं मान रहे कि कोई स्ट्रेंथ है। और दोनों सर्वे करने वाले जिन लोगों का हमने ऊपर संकेत किया, इशारा किया, उनका मानना है कि कांग्रेस इस बार कितनी भी सीटें लड़ेगी उसको पिछली बार से कम सीटें आएंगी। अच्छा, तो ये हाँ, ये एकदम एकदम मतलब दोनों सर्वे और ऐसे अनौपचारिक घूमने वालों का भी मानना है कि कांग्रेस कितना भी शोर मचा ले, कितनी भी तैयारी दिखा ले, उसकी सीटें पिछली बार से कम होंगी। 19 के जगह 12 से 15 के बीच कांग्रेस पार्टी रहेगी। तो लेकिन वो अगर कांग्रेस ये देर करने से दिक्कत हो रही है, आरजेडी के वर्कर भी नाराज हो रहे हैं। हो सकता है कि यादव मतदाता भी वोट नहीं करे, हो सकता है मुकेश सहनी का मतदाता भी वोट नहीं करे आप। तो ये ऐसी दुश्मनी अपने गठबंधन के सहयोगियों से जो आप पालते जा रहे हैं, तो आप लड़ने जाइएगा साथ में मिलकर, तब भी आपको वोट नहीं मिलेगा जी। तो ये कांग्रेस को अपने इस मोड से बाहर आना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों की सीट का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस अभी तुरंत करने की स्थिति में नहीं। आपने कह दिया कि जैसे 5 अक्टूबर तक एनडीए का नहीं होना है, तो एनडीए का 5 अक्टूबर को होना है, तो कांग्रेस भी कुछ दिन और खींचेगी इस बात को कि कितना और नीचे ले आ सकते हैं। वो धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं लोग, तेजस्वी यादव के भी और मुकेश सहनी के भी, कि किसको कितना नीचे ले आया जा सकता है, किससे कितनी सीटें अदला बदली करके और अच्छी सीटें हासिल की जा सकती हैं। इस बात पर बात अटकी है कि अच्छी बुरी सीटों की जो बात अलावरू ले आए थे, उस पर ज्यादा बात अटकी हुई है कि अच्छी बुरी सीटें किसको कितनी मिलती है, किस मात्रा में मिलती है। तो चलिए देखिए, आज हमने समझाने की कोशिश की और इसे और अधिक डिकोड करने की आवश्यकता है कि अमित शाह 225 के लक्ष्य को 160 पर क्यों ले आए और महागठबंधन की खींच कब खत्म होती है, और प्रशांत किशोर जो हवा बना रहे हैं, जो हवा बनी हुई है, क्या उसे चुनाव तक बना रखे पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।